वह फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मानसून में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों जैसे चावल, जूट, गन्ना की खेती की जाती है। स्वागत है आप सभी का आकार IAS यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय कृषि के प्रकार के बारे में। हम जानते हैं भारतीय कृषि हमारे सिलेबस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत के सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर को निर्धारित करने में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर कृषि का विकास होगा तो उद्योगों का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा तो सेवाओं का विकास होगा, और सेवाओं का विकास होगा तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डेवलपमेंट पे काम करेगी, इस पे काम करेगी तो बीमा उपलब्ध कराएगी, बीमा उपलब्ध कराएगी तो कृषि करने वाले किसानों को अगर कोई हैजार्ड्स होता है, कोई विपत्ति आती है या डिजास्टर आता है तो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकेगा। सरकारें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, सड़क, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अलग अलग महाविद्यालयों की स्थापना, इन सब का निर्माण सरकार हमारे और आपके ही द्वारा दिए गए टैक्सेशन सिस्टम से करती है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भारत में कृषि पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो आप पीपीटी पीछे देखेंगे ये काफ़ी वेल डेवलप अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। ये पीपीटी एक अलग डायरेक्शन देगा आपको पढ़ने का, नोट्स बनाने का। वो चीज़ें आपको ना सिर्फ क्लास में दिखाई दे रही हैं कि आप पढ़ रहे हैं, बल्कि ये आपको प्रेरित भी करेंगी कि आप किस प्रकार से अपना सेल्फ नोट्स क्रिएट करें। यहाँ पे आपको हर प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे विथ मैप और इमेजेस के साथ हम पढ़ेंगे भारत की कृषि। और इसमें देखिए यहाँ पे प्रश्न भी किया हुआ है, इस लड़के को देखिए, पूछ रहा है व्हाट इज कर्तन दहन खेती। ये कर्तन दहन खेती क्या होती है, एक्वापोनिक्स कृषि क्या होती है, यानी ये सवालों के साथ जवाब ढूंढ रहा है। और ये आप देखेंगे चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम रहबर नवाज है और हम डील करने जा रहे हैं भारत की कृषि, जो भारतीय अर्थव्यवस्था जीएस पेपर 3 का भी एक महत्वपूर्ण पोर्शन है और प्रीलिम्स का भी महत्वपूर्ण पोर्शन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला है जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार होती है कृषि पद्धति का चयन, यानी किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाएगी इसका निर्धारण वहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ करती हैं। जैसे भारत में जलवायु के आधार पर कई प्रकार की खेती की जाती है। भारतीय कृषि को जलवायु के हिसाब से अलग अलग विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से यहाँ की खेती को 3 सीजन में बांटा गया है, पहला रबी, दूसरा खरीफ, तीसरी जायद। अब यहाँ तुरंत देखिए चित्र लगा दी, यहाँ गेहूं बना हुआ है रबी की फसल में, यहाँ धान बना हुआ है खरीफ की फसल में, और यहाँ तरबूज और खीरे लगे हुए हैं, ककम्बर्स, किसमें जायद के लिए, ठीक है, जायद के फल हैं। तो ये 3 मौसम पाए जाते हैं भारत में। इसके लिए फसलों का वर्गीकरण भी किया गया है जिससे फसल विशेष की आवश्यकता के अनुसार उसकी खेती की जा सके। जैसे जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और सिंचाई के पानी की उपलब्धता, यह मुख्य रूप से फसल के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। यानी फसलों को प्रभावित करने वाला कारक जिनके आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सी फसल उपजाई जाएगी, वो है पानी की उपलब्धता, मिट्टी की प्रकृति और फिर उसके बाद सिंचाई का साधन। जैसे पानी की उपलब्धता होने पर तीनों सीजन में मक्का की खेती की जा सकती है, जबकि मक्का को खरीफ सीजन की फसल में वर्गीकृत किया गया है। मौसम पर आधारित भारतीय कृषि को 3 फसली सीजन में ही
बांटा गया है रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जहां जैसी मिट्टी और जलवायु वहां फसल। तो चलिए भारत का एक नक्शा बनाते हैं। अमूमन दक्षिण भारत का एक नक्शा मैं बना रहा हूं। अब ये बताइए, ये वाला पोर्शन केरल है, यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आती है और दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है और ये पूर्वी घाट पर्वत है, इनसे टकरा करके सर्वाधिक वर्षा यहाँ करती है। सर्वाधिक वर्षा की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत निच्छालित होकर के इसके ह्यूमस वगैरह कहाँ चले जाते हैं, निचली परत में चले जाते हैं। और निचली परत में चले जाने के बाद यहाँ आपका आयरन की उपलब्धता बढ़ जाती है। आयरन की उपलब्धता बढ़ जाती है तो ये हल्की लाल भी हो जाती है और इस मिट्टी को कहते हैं, जो केरल में पाई जाती है, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ये यहाँ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको गारो, खासी, जैंतिया, मानसिन राम, चेरापूंजी वाले इलाके में भी आपको लैटेराइट मृदा मिलेगी। यहाँ जब शीत ऋतु में मानसून वापस लौटता है तो पूर्वी घाट पर्वत कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पे भी लैटेराइट मृदा, यानी जहाँ सर्वाधिक वर्षा वहाँ लैटेराइट मृदा। और लैटेराइट मृदा का मतलब क्या, ईंट का उत्पादन होगा, ईंट उद्योग स्थापित होंगे और काजू की खेती अच्छे से की जा सकेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा पठारी इलाका है, यहाँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा क्योंकि दरारी उद्भेदन से, लावा के निक्षेपण से ये दक्कन का पठार बना है और इसके निक्षेपण से इसमें कार्बोनिफेरस की मात्रा पाई जाएगी और ये काली मृदा हो जाएगी। इसके अंदर स्वतः जुताई का चरित्र पाया जाएगा। साथ ही साथ इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। इसमें कपास की खेती अच्छे से होती है, गन्ने की खेती अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, समझ गए। फिर उसके बाद देखिए, ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों में क्या है, खादर मिट्टी पाई जाती है क्योंकि गंगा, यमुना और दामोदर, इन सब नदियों का संगम यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरता है और यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा नवीन मृदा होती है, अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपको धान की खेती सर्वाधिक मिलेगी। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज़्यादा होती है, वैसे ही यहाँ पे भी बारिश की अच्छी मात्रा मिलती है, तो केरल में भी धान। पूरा दक्षिण भारत में चावल की प्रधानता आप देखेंगे क्योंकि वहाँ सर्वाधिक वर्षा मिलती है। हर एक त्योहारों से भी चावल जुड़ा हुआ है, चाहे ओणम हो। अगर राजस्थान की बात देख लें तो यहाँ कम वर्षा होती है, मिट्टी कम उपजाऊ है, मोटी मिट्टी है, तो यहाँ पे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं, बाजरा, मक्का वगैरह। ठीक है, अब आते हैं रबी की फसल। वह फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। ऐसी फसलों को रबी की फसल ही कहा जाता है। भारत में सामान्यतः रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, सब प्रश्न आता है डायरेक्ट, और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान, जबकि पकते समय इसमें गर्म वातावरण होने की आवश्यकता होती है। रबी फसलों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, मसूर आदि प्रमुख फसलें पाई जाती हैं। यहाँ भी चित्र में आप देखेंगे रबी की फसलों को दिया गया है। ठीक है, चना, मटर, मसूर, राजमा, बरसीम, मशरूम, आलू। अब यहाँ आ गया खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वे होती हैं जो वर्षा शुरू होने के साथ बोई जाती हैं और इन्हें वर्षा काल की फसल भी कहा जाता है, यानी इनको उपजने के लिए वर्षा जल या फिर जल की मात्रा सर्वाधिक चाहिए होती है। इन फसलों की बुआई करते समय अधिक तापमान और आर्द्रता यानी नमी की आवश्यकता होती है मिट्टी में, जबकि पकते समय इसके लिए शुष्क वातावरण का होना जरूरी है। ऐसी फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के शुरू होने के साथ बोई जाती हैं और सामान्यतः इनकी बुआई 15 जून से 15 जुलाई तक की जाती है और सितंबर अक्टूबर तक इनकी कटाई कर ली जाती है। इन फसलों की अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें
आती हैं। ठीक है, यहाँ चित्र भी बना करके आपको दे दिया। अगला है जायद की फसल। जायद की फसलें क्षणिक मात्र होती हैं और ये समझ लीजिए ईश्वर का मनुष्यता को ग्रीष्मकालीन उपहार है। यानी ग्रीष्म ईश्वर ने क्या क्या नहीं पैदा कर दिया। आप देखिए, आप ईश्वर की कौन कौन सी कृपा को झुटलाएंगे। आप अगर गर्मी भरे मौसम में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, तो उसने खजूर दे दिए हैं, उसने आपको को नारियल का पानी प्रोवाइड कर दिया है, उसने आपको मोटे अनाज प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप वर्षा ऋतु वाले जगहों पे रहते हैं तो उसने अलग अलग प्रकार के चावल की खेती करिए, अलग अलग पानी से उपजने वाले अलग अलग फसलों का उत्पादन हो रहा है। अगर गर्मी का सीजन सर्वाधिक बढ़ रहा है तो उसके लिए तरबूज है, केला है, खीरे हैं, अलग अलग चीजें ईश्वर ने प्रोवाइड किया है। तो सब ईश्वर की महिमा है। मैं जायद की फसल के टाइम को ग्रीष्मकालीन ईश्वरीय उपहार के रूप में समझता हूं, क्योंकि इस मौसम में बड़े अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स खाने को मिलते हैं। जायद की फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो रबी और खरीफ के बीच के समय में बोई जाती हैं, जिसे रबी की कटाई हो जाती है और खेत खाली हो जाते हैं। यह लगभग 1.5 माह का समय होता है। इस अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु वाले समय में जायद फसलों की बुआई की जाती है। भारत में प्रायः ऐसी फसलों को मार्च की बुआई की जाती है और जून तक इन्हें काट लिया जाता है। जायद की खेती उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी तरह से की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो। जायद की फसलों के अंतर्गत खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि की खेती की जाती है। इसके अलावा दलहन फसलों में मूंग, उड़द, कुल्थी भी उगाई जाती है, यानी दलहन की भी खेती इसी के साथ कर ली जाती है। यहाँ देखिए, अब है भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि। यानी भारत में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की कृषि पाई जाती है, क्योंकि भारत भौगोलिक दृष्टि से भी अभिन्न बना हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से भी इसमें विविधताएं भरी हुई हैं। भारत में भौगोलिक स्थितियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं मैदानी भूमि है तो कहीं पथरीली, तो कहीं पहाड़ी नुमा भूमि पाई जाती है। इसी प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता भी देखने को मिलती है। इस कारण से भारत में कई प्रकार की खेती की विविधताएं प्रचलित हैं, जो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। पहला आता है सब्सिडेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती। यानी ऐसी खेती जिसपे अत्यधिक लोग निर्भर हों और उस भूमि पर काफी दबाव हो। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर होती है। इस तरह की खेती में आदिम औजार और परिवार और समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी परिवार के सभी लोग इसमें लगते हैं काम के लिए, जबकि आवश्यकता 2 की होती है, लगे 10 लोग होते हैं। यानी यहाँ पे शून्य उत्पादकता हो जाती है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी सिंचित क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ कृत्रिम रूप से पंपुसेट या नलकूप चला करके सिंचाई नहीं होती है और ना ही इसमें खाद डाले जाते हैं रासायनिक। सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दिया जाता है। किसी विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। इसे कर्तन दहन खेती भी कहा जाता है। इसके लिए जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति का पहले काटा जाता है और फिर उन्हें जला दिया जाता है। उससे मिलने वाली राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर उस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह की खेती से बस इतनी उपज होती है जिससे परिवार का पेट भर सके। 2-4 बार खेती करने के बाद उस जमीन को परती छोड़ दिया जाता है और फिर एक नई जमीन की खेती के लिए तैयार किया जाता है। इससे पहले वाली जमीन को इतना समय मिल जाता है कि प्राकृतिक तरीके से उसकी उर्वरता वापस लौट आए। यह एक व्यापक रूप से प्रचलित कृषि तकनीक है जो पूरे भारत में देखी जा सकती है। निर्वाह कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा, बाढ़ की क्षति को देखते हुए ऐसी कृषि में उन्नत बीज उर्वरकों और कीटनाशकों का कम इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी ही कृषि का एक और प्रकार है झूम कृषि, जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को आपको मिलेगा। तो अब है बागवानी कृषि, हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या होता है, इसमें फलों का, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ये एक पूंजीकृत कृषि पद्धति है। बागवानी कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलें आती हैं जो लंबी अवधि की होती हैं। इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस श्रेणी में रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको, मसाले फसलें और फलों का
उत्पादन शामिल है। इस प्रकार की कृषि के लिए बहुत अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। कई कंपनियों और कारपोरेट घरानों द्वारा बड़ी मात्रा में जमीन को लीज पर लेकर ऐसी कृषि की जाती है, जबकि बागवानी में केवल एक फसल का उत्पादन ही किया जाता है, जैसे चाय बागान। केरल, असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बागान काफ़ी फेमस हैं। एक ही फसल इसमें बोई जाती है बागवानी कृषि में। अगला है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या है? गहन कृषि को सघन कृषि भी कहा जाता है। सघन कृषि यानी सघन खेती या सघन सस्यन कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता हो। यानी भूमि की उपलब्धता तो सीमित हो, लेकिन उसमें एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ संकर बीजों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग और तरह तरह के नए उत्पाद और नई मशीनों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, वो इंटेंसिव फार्मिंग कहलाती है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, ये देखिए पूरा इतना बड़ा फव्वारा है और एक साथ एक ही ट्रैक्टर है और पूरे क्षेत्र में सिंचाई कर रहा है, खाद छींट रहा है। इसमें से एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि देखी जा सकती है। यह हर संभव प्रयास करके पूंजी श्रम का उपयोग करके एक निश्चित समय अंतराल के दौरान अधिकतम संभव प्रयास के द्वारा उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है। सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र को गहन कृषि क्षेत्र माना जाता है। अगला है स्थानांतरित कृषि, यानी एक जगह कृषि करना, फिर उसको जला देना, फिर आगे बढ़ जाना, फिर यहाँ पे पेड़ पौधों को साफ करना और जलाना और आगे बढ़ जाना। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये कर्तन दहन कृषि, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, जानी जाती है। और ये मोस्टली वनों के उन्मूलन का भी प्रमुख कारण है। यही कारण है कि जब फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है प्रत्येक 2 साल पे, तो आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे वनों का आंकड़ा कम होता है। उसका कारण यही झूम कृषि, कर्तन और दहन कृषि है, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। उपजाऊपन कम होने के बाद इसको छोड़कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। इससे पहले के चुने गए टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। आमतौर पर 10 से 12 वर्ष और कभी कभी 40 से 50 वर्ष की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित होकर सफाई और कृषि के लिए तैयार हो जाता है। बार बार स्थानांतरित होने के कारण इसे झूम कृषि कही जाती है। इसका पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। यह कृषि अभ्यास मुख्य रूप से जनजातीय समूहों, यानी नॉर्थ ईस्ट में जनजाति ज्यादा रहते हैं, कंद और जड़ों वाली फसलों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्थानीय रूप से इस कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौड़, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बीवर, मशान, पेड़ा तथा बीरा और दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसे वॉल्टेर या वालरा कहा जाता है। अलग अलग नामों से जानते हैं। अगला है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये क्या है? यहाँ देखिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। वाणिज्यिक कृषि, इसे व्यापारिक खेती भी कहते हैं, यानी व्यापार के लिए फसलों का चयन, हम सब कुछ आपको देंगे, आप एक बेहतर फसल उत्पादित करके हमें दीजिए ताकि हम उसको उद्योग में इस्तेमाल कर सकें। वाणिज्यिक खेती का लक्ष्य एक उच्च उपज वाली फसल का उत्पादन करना है, जिससे इससे दूसरे क्षेत्रों और देशों को निर्यात किया जा सके। इस श्रेणी में गेहूं हो सकता है, कपास, गन्ना, तंबाकू, मक्का। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में नगद बिक्री के लिए ये फसलें उगाई जाती हैं, वाणिज्यिक कृषि की जाती है। उसके बाद है सूखी भूमि खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग, यानी ऐसी भूमि पर खेती जहां की भूमि शुष्क हो चुकी है। इस प्रकार की खेती देश के शुष्क और रेगिस्तानी इलाकों में की जाती है। भारत में इस प्रकार की खेती को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत समेत शुष्क भूमि वाले इलाकों में देखा जाता है। इसके अंतर्गत मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, मटर जैसे कम पानी वाली फसलों को बोया जाता है। यहाँ देखिए, अब आ गया गीली भूमि की खेती। भारत में कई इलाके ऐसे हैं जिसमें मानसून में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित
रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में अधिक पानी चाहने वाली फसलों जैसे चावल, जूट, गन्ना की खेती की जाती है। भारत में प्रायः अच्छी तरह से सिंचित क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी घाट में इस प्रकार की खेती देखी जा सकती है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खेती होती है। अब है एक्वापॉनिक्स। क्या होती है एक्वापॉनिक्स? ये नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ग्रीन हाउस बना करके भी किया जा रहा है इसका। तो एक्वापॉनिक्स तकनीक में पानी के टैंकों या छोटे तालाबों को तैयार किया जाता है और इसमें मछलियों को रखा जाता है। इन मछलियों के मल से पानी में उपस्थित अमोनिया की मात्रा में वृद्धि होती है और इस पानी को तैयार किए गए टैंक को डाल दिया जाता है। इस टैंक में मिट्टी की जगह प्राकृतिक फिल्टर को उपयोग में लाया जाता है तथा पौधे मिट्टी की जगह पानी से आवश्यक पोषक तत्वों को सोखते हैं। इसके बाद इस पानी को मछलियों के टैंक में वापस डाल दिया जाता है। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से फसल को रेगिस्तानी, लवणी, रेतीली, बर्फीली जैसी जगहों पर आसानी से उगाया जा सकता है। इससे देश में स्थित लाखों हेक्टेयर बंजर भूमि का उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल ताकि आप तक पहुंचते रहे सही सूचना, सटीक जीएस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।